हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज के डीएलयूपी वीडियो में मैं आपके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बातें लेके आई हूँ। एक तो फायर क्रैकर पॉलिसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया हुआ फैसला और दूसरा आर्मी के जैग एंट्री से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया हुआ फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो है जजमेंट के तौर पे हमें देखने को मिलती है, ऐसा जनरल डिस्कशन हमको देखने को मिलता है, हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए देखिए, डीएलयूपी वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो स्टार्ट करी गई है। और ऐसा कोई भी लॉ स्टूडेंट जो किसी और पर्टिकुलर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है तैयारी कर रहा हो, क्योंकि आजकल लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं वो पूछी जाती हैं और या तो इंटरव्यू लेवल में भी आपसे ये सारी बातें जो है पूछ ली जाती हैं कभी कभार। इसके अलावा अगर आप ये वीडियोस जो हैं जिसका जो भी कंटेंट है या पीडीएफ मैनर में अपने पास रिसीव करना चाहते हो, रोज व्हाट्सएप पे या मेल पे आप अपना रिसीव करना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें दिए गए लिंक पे गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप कर सकते हैं। तो टाइमली मैनर में रोज आपके पास ये वीडियोस आ जाए करेंगी, रोज टाइमली मैनर में आपके पास पीडीएफ आ जाए करेंगी, कंटेंट आ जाए करेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पहला जो फायर क्रैकर से रिलेटेड यहाँ पे मामला है, एपेक्स कोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो दिवाली का यहाँ पे त्योहार आता है, हम कुछ दिन के लिए फायर क्रैकर्स बैन कर देते हैं, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये जो पोल्यूशन का यहाँ पे मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये तो पूरे साल एग्जिस्ट करती है ना, ये प्रॉब्लम तो पूरे साल प्रिवेल करती है। तो क्यों ना फायर क्रैकर्स पे भी पूरे साल ही बैन लगाया जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि जैग की, जैसे यहाँ पे जज एडवोकेट जनरल जो इंडियन आर्मी में जज होता है, जैग की जो एंट्री होती है, बेसिकली उसमें महिलाओं की सीट्स अलग निकलती हैं और मेल्स की सीट्स अलग निकलती हैं। उसके रेफरेंस में जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि किस तरीके से महिलाओं को भी पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। तो पहला एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दीक्षा चौधरी जुडिशरी, जहां आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस ऑन द फायर क्रैकर पॉलिसी बैन। बैन ऑन फायर क्रैकर इज वेरी असेंशियल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है फायर क्रैकर्स पे यहाँ पे जो है रोक लगाना, टोटल बैन लगाना। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो शादी का यहाँ पे माहौल है वो दोबारा से बन चुका है, शादियां हो रही हैं आजकल, और उसी के साथ हमें देखने को मिल रहा है दोबारा से फायर क्रैकर्स जो हैं वो शादियों में बहुत ज्यादा चलते हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। लिमिटिंग बैन टू फेस्टिवल डेज इज इनइफेक्टिव। हम सिर्फ फेस्टिवल डेज पे बैन कर दे भाई पटाखों को, फायर क्रैकर्स को, वो इनइफेक्टिव होता है, क्योंकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो पूरे साल में परसिस्ट करती है ना। इसीलिए यही चीज जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। इन्होंने बोला फायर क्रैकर्स इन द दिल्ली एनसीआर रीजन अंटिल दिसंबर 2025। भाई टोटल बैन लगा दिया जाएगा फायर क्रैकर्स पे दिसंबर 2025 तक, यानी पूरे साल बैन है अभी के लिए। तो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट लिमिटिंग द बैन इज to just Diwali and few months is ineffective and firecrackers can be purchased एंड स्टॉक पाइल्ड वेल इन एडवांस। ये बोल रहे हैं कि देखो, दोबारा से वही है कि भाई दिवाली ववाली या त्योहार के टाइम पे बैन करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनका तो स्टॉक भी जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं, अपने पास स्टॉक पाइल कर सकते हो, ठीक है, बल्क में परचेज कर सकते हो। जो पटाखों के शौकीन लोग होते हैं वो बल्क में परचेजेस कर लेते हैं, या फिर ब्लैक में भी खरीद के लाते हैं, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पोल्यूशन इज अ ईयर राउंड कंसर्न। ये कह रहे पोल्यूशन ईयर राउंड कंसर्न है, तो पूरे ईयर के लिए ही क्यों ना इसे बैन कर दिया जाए। यहाँ पे कुछ कुछ कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन एंड एवरी इंडिविजुअल। ये तो हर एक पर्सन का अधिकार है, हेल्थ का अधिकार। अब देखिए, जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो यहाँ पे डेडली नॉक्शियस गैसेस रिलीज होती है फायर क्रैकर्स से, वो तो सभी लोगों के लिए हार्मफुल होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। अब बुजुर्ग और बच्चा वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाता है, यानी इनको ज्यादा इंपैक्ट करती है। राइट टू क्लीन एयर, यानी जो हमारी एयर है, जो हमारा जो यहाँ हमारा एयर है, हवा है, वो बहुत ज्यादा दूषित होता है। स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए और पोल्यूशन लेवल कंट्रोल में आने चाहिए। राइट टू क्लीन एयर जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमें देखने को मिलता है परसिस्टेंट पोल्यूशन, लगातार दिल्ली एनसीआर रीजन में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है एक अलार्मिंग रेट पे। वल्नरेबल पॉपुलेशंस को ज्यादा जो है नुकसान होता है, जैसे कि छोटे बच्चे, नवजात शिशु, इसके अलावा जो बुजुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको डिजीज होती है, डायबिटीज होती है, हार्ट डिजीज, हार्ट पेशेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखो, संविधान में भी हमारे ये जो पर्टिकुलर अधिकार है क्लीन एयर का, ये प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 21, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो आर्टिकल 21 में। इवेलुएटिंग ग्रीन क्रैकर एफिकेसी, तो ये ग्रीन क्रैकर क्या होते हैं? ग्रीन क्रैकर बेसिकली
पटाखे तो होते हैं लेकिन धुआं कम छोड़ते हैं, नॉक्शियस गैसेस कम छोड़ते हैं। माना जा रहा है आने वाले 4-5 सालों में ग्रीन क्रैकर्स ही जो है चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ग्रीन क्रैकर्स विद लिमिटेड प्रूफ, थोड़ा लिमिटेड प्रूफ है। इनइफेक्टिव ग्रीन क्रैकर्स माना जाता है कि भाई उतने इफेक्टिव नहीं है जितने माने जा रहे हैं। इनकी एफिकेसी पे सवाल है। साइंटिफिकली प्रूवन ग्रीन क्रैकर्स एंड प्रॉमिसिंग ग्रीन क्रैकर्स। तो ग्रीन क्रैकर्स एक ऑल्टरनेट हो सकता है लेकिन इसके साइंटिफिक बेसिस पे अभी हमें प्रूफ चाहिए। स्ट्रेंथनिंग फायर क्रैकर सेल्स रेगुलेशन। तो फायर क्रैकर के सेल के रेगुलेशन को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक है? एनसीआर स्टेट्स में जो है यहाँ पे बैन करने चाहिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। ऑनलाइन सेल्स पे भी जो है बैन लगा देना चाहिए कि यानी ऑनलाइन पटाखे वटाखे की बिक्री बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उन पे भी मॉनिटरिंग की जरूरत है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए पब्लिक हेल्थ, यानी देखो हम सभी की हेल्थ जो है और एक कमर्शियल इंटरेस्ट यानी पटाखे वाली जो कंपनी है वो भी तो, उनको भी तो अपना मुनाफा चाहिए ना भाई। इन दोनों में किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी पे लाना चाहिए, क्योंकि भाई अब तुम्हारी हेल्थ ही, हम लोगों की हेल्थ नहीं बचेगी तो हम काम भी कैसे करेंगे, ठीक है? फायर क्रैकर्स में भी तो लोग है ना, उनकी भी तो हेल्थ का सवाल है। ऑलराइट, तो हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर कमर्शियल इंटरेस्ट। कमर्शियल इंटरेस्ट इज रिजेक्टेड हियर। नॉइज पोल्यूशन भी एक यहाँ पे कंसर्न है, जो यहाँ पे इतना बढ़ती तेज आवाज होती है, ठीक है? ये पोल्यूशन क्रिएट करता है और ये भी एक मेजर कंसर्न है, ठीक है? कोर्ट ने भी अपना कंसर्न यहाँ दिखाया। कोर्ट ने बोला कि देखो हेल्थ प्रोटेक्शन के जो है नीड्स है, यहाँ पे फायर क्रैकर बैन होने चाहिए और वल्नरेबल ग्रुप्स का हमको और ज्यादा प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद स्कैंडेलियस एलिगेशंस अगेंस्ट एमसी मेहता के अगेंस्ट जो है किस तरीके से यहाँ पे एलिगेशंस आई हैं। एलिगेशंस ऑफ फॉरेन एंड नक्सलाइट फंडिंग। तो इस तरीके से एमसी मेहता पे देखिए यहाँ पे एलिगेशंस लगाई गई हैं। उनको देखते हैं मेहताज लेगेसी जो है, और उसके बाद उनका लगभग सारे इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड केसेस जो हैं इन्हीं के नाम पे, तो इनका हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन्वायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव में। डिफेंस जो है बाय जस्टिस ओका के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिला। पर्सनल वेंडेटा, पॉलिटिकल एजेंडा एंड एक्यूजर्स मोटिव। एक्यूज करने वाले पर्सन का क्या मोटिव रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल एजेंडा भी जो है यहाँ पे देखा गया है, और सारे ही चीजों से पता चलता है कि ये जो एलिगेशंस हैं दे आर बेसलेस। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो हमारे आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो है दी गई है। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कमेटी का नाम है, ज्यादातर प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 कैपिटल ए ऐड किया गया, जो पार्ट 4 कैपिटल ए के तहत आता है। तो यहाँ आपको वेरियस ड्यूटीज नजर आती है कि भाई हमारा भी तो कुछ बनता है ना, हमें देश इतना सब कुछ दे रहा है, देश हमें अपना नाम दे रहा है, इतने अधिकार दे रहा है, हमारा भी तो कुछ ड्यूटी बनता है ना उसके प्रति। तो देखिए सिटीजन्स की ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। ट्रेडर की भी ड्यूटी है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो। कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स दिए हैं, उनको फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स जो है उनको फॉलो करना है। कोर्सिव एक्शन टू कंपेल कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ के कंप्लायंस में आप काम कर रहे हैं, ये शुड बी दी कोर्सिव एक्शन दैट शैल बी टेकन बाय द स्टेट। इसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन, ऐसे एक्शंस लिए जाने चाहिए जो इस पर्टिकुलर पोल्यूशन को बैन करे। इसके बाद देखते हैं फायर क्रैकर्स बैन के लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म बैन्स फेल्स टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म पोल्यूशन। तो यहाँ बोला जा रहा है किस तरीके से अगर आप थोड़े टाइम के लिए फायर क्रैकर्स बैन तो कर दोगे लेकिन वो लंबे समय के लिए कारगर नहीं है। शॉर्ट टाइम का बैन लंबे समय के लिए कारगर नहीं है। इनइफेक्टिवनेस ऑफ टाइम लिमिटेड बैन्स, ईयर राउंड पोल्यूशन कंट्रोल और हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वाले जो है बेसिक अपडेट पे आते हैं, जो कि जेंडर डिस्पैरिटी की बात करता है अंडर द इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द जैग की पोस्ट के लिए। तो कल ही हमने डीएलयूपी के वीडियो में एक और आर्मी से रिलेटेड मामला जो है देखा था, आज दोबारा देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जेंडर बेस्ड वैकेंसी एलोकेशन इन आर्मी जैग ब्रांच। तो ये जो जेंडर बेस्ड वैकेंसी का अलॉटमेंट होता है जैग ब्रांच में, ग्रांट्स रिलीफ टू विमेन कैंडिडेट। तो विमेन कैंडिडेट को यहाँ रिलीफ दिया गया है। अशनूर कौर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया अभी का केस है, ठीक है? इसका ध्यान रखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी की है, पूरा एग्जामिनेशन किया है कि किस तरीके से एग्जाम होता है जैग का।
किस तरीके से पोस्ट जो है निकलती हैं, जेंडर बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की जो है पिटीशन रिसीव हुई थी सुप्रीम कोर्ट को, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। मेरिट पोजीशंस, हाई रैंकिंग अचीवमेंट बाय फीमेल कैंडिडेट्स, जितनी भी रैंक्स हायर है वो फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा ही अचीव करी जा रही है, तो आप उनको पोस्ट में अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, वाई ब्रिंगिंग मेन टू दी पोस्ट? अगर वो सफिशिएंट मार्क्स ला रही हैं, मेरिट के अंदर फॉल कर रही है, तो भाई दे शुड बी अपॉइंटेड। ऑलराइट, सीट एलोकेशन, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट बिटवीन जेंडर्स। तो हम सभी को पता है जैग में किस तरीके से 4 वैकेंसी मेन की आ गई, बॉयज की आ गई, तो 2 वैकेंसी गर्ल्स की आएगी। ठीक है, इस तरीके से जेंडर बेस्ड जो है हमको यहाँ पे पैरिटी देखने को मिलता है। अपहोल्डिंग जेंडर न्यूट्रलिटी इन मिलिट्री सिलेक्शन, किस तरीके से जेंडर न्यूट्रलिटी जो है यहाँ पे टारगेट करी जा सकती है आर्मी में। जस्टिस दीपांकर दत्ता's रिमार्क, इनका क्या रिमार्क है? इन्होंने बोला है कि भाई देखिए यहाँ पे जो आर्मी में वहां जेंडर रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी तरीके से जेंडर रिस्ट्रिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। अगर विमेन जो है वो रफेल उड़ा सकती है एयरफोर्स में होके, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी में महिला क्यों नहीं आ सकती? इंडियन आर्मी में ही रिस्ट्रिक्शन क्यों? ठीक है, और बिल्कुल जायज जो है इनका क्वेश्चन है। जस्टिस मनमोहन जी ने ये बोला कि देखिए, इफ 10 women qualify for JAG and all 10 of them are better in terms of merit, all of them should be appointed as officers. अगर 10 महिलाएं जैग के लिए क्वालिफाई कर रही हैं और वो बिल्कुल मेरिट पे जो है उन्होंने क्वालिफाई किया, सभी लोग यहाँ पे केपेबल है, तो सभी का अपॉइंटमेंट 10 के 10 महिलाओं का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मेरिट बेस्ड जो है सिलेक्शन होना चाहिए, अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। आपका क्या क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट जो है यहाँ होना चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंड देख लेते, सरकार इसके फेवर में नहीं है। सरकार तो यहाँ पे ये लड़ाई कर रही है कि जो जैग में महिलाओं का कम रिप्रेजेंटेशन है वो सही है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने फेवर में क्या बोला, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यूनियन गवर्नमेंट डिफेंडेड इट्स पोजीशन बाय साइटिंग 2012 की स्टडी। 2012 की स्टडी को सरकार ने यहाँ साइट किया और बोला कि देखो यहाँ पे स्टडी में रिकमेंड किया था कि 70% जो है मेन होने चाहिए, 30% महिला होनी चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए जैग में। ठीक है, और उसी के बेसिस पे क्यों होना चाहिए ये रेशियो? बेसिकली क्योंकि इंडियन आर्मी में इसी तरीके से जो है मेन का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, फीमेल का कम रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जैग में भी ये जो रेशियो है ये फॉलो होता है। ये जो हमारा इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड्स ही इसी तरीके से इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स है कि मेन ज्यादा हो। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी हैं। ठीक है, अब जैसे सरहद पे जाना पड़ता है, अगर कोई फाइट हो गई, कोई वॉर हो गई, तो माना जाता है कि जो मैन होता है वो फिजिकली ज्यादा मोर केपेबल होता है। ठीक है, however the court found this justification lacking, especially when women candidates demonstrated higher merits। लेकिन कोर्ट को इस स्टडी पे कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं किया कोर्ट ने, क्योंकि बेसिकली विमेन का ज्यादा मेरिट है और मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, तो कोर्ट ने भी यही में बोला। सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नोटेड 2023 ऑनवर्ड्स 50-50 रेशियो इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी यही बोला, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि 2023 के बाद हम 50-50 रेशियो जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। येट द कोर्ट क्वेश्चंस द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर बेस्ड वैकेंसी बाइफर्केशन अंडर द गाइज ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी। फिर भी जो है यहाँ पे कोर्ट ने जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इन रिस्पॉन्स ऑफ द पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड इंटीरियम रिलीफ टू वन पिटिशनर अशनूर कौर जी, जिनके नाम पे एक केस है, उनको जो है रिलीफ ग्रांट किया गया कि जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। और दूसरी जो पिटिशनर थी उन्होंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया था, उनका इंडियन नेवी में भी सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने उसको प्रेफर किया। तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे उन्होंने तो प्रेफर कर ही लिया है, लेकिन इनको अशनूर जी को जो है अगली बार अपॉइंट किया जाएगा। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इसके बाद डीएलयूपी वीडियो जरूर आप अपने व्हाट्सएप पे, मेल्स पे रोज रिसीव कीजिए बाय फिलिंग अप दी फॉर्म विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, अगर आपको लगता है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू।